चैनल आपके इस स्क्रीन पर जो सामने बुक दिख रहा है, इस बुक से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन बैंक को हम कवर करने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर डेली वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की क्लास मैक्सिमम हो सकती है। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करें और जितने भी ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के रिगार्डिंग जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें भी पुटअप करें। और आपको जो ये सामने अभी क्वेश्चंस का PDF दिख रहा है, इस क्वेश्चंस का PDF को हमने हिंदी में भी टाइप करा चुका है। तो उसका आपका PDF और इंग्लिश का भी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से अपने PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके सामने बता दें कि 2 अभी वैकेंसीज़ है, NFL और HSFC। जो HSFC है इसरो का ही डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट है और NFL जो है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसकी जो लास्ट डेट है 8 नवंबर तक है। तो जितने भी कैंडिडेट अभी तक इसका फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, वहाँ से जाकर फिलअप कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख लीजिएगा कैसे इसको फिलअप करना है, वहाँ से फिलअप कर सकते हैं देख करके। और इसकी जो एज है 18 से 30 साल तक है और एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं। और इसमें फीटर ट्रेड के लिए केवल स्पेशल 40 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ है। और इसरो की बात कर ले तो इसका जो लास्ट डेट है ख़त्म हो चुका है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एन एक्सीडेंट इज, जो दुर्घटना है होता है, तो जो दुर्घटना होता है किस तरह से होता है, तो अनप्लान्ड इवेंट, ऑप्शन ए है अनप्लान्ड इवेंट होता है, यानी कि कोई पहले से प्लान किए हुई घटना नहीं होता है, वही दुर्घटना होता है। तो ये बात सही है। ऑप्शन बी जो है नॉन कंट्रोल्ड इवेंट, यानी कि कंट्रोल ना होने वाली जो घटना है वही दुर्घटना होती है, यह भी बात सही है। सी है अनडिजायरेबल इवेंट, यानी कि आपका डिज़ायर्ड नहीं रखते हैं, आप इच्छा नहीं रखते हैं उसमें, फिर भी वो हो जाता है, आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है, तो दुर्घटना होता है। तो ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों जो बात है वो एक्सीडेंट के अंदर में आता है कि वो प्लान किया हुआ नहीं होता है, वही घटना एक्सीडेंट कहलाता है। जो नॉन कंट्रोल्ड होता है, यानी कि कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, वही घटना को एक्सीडेंट कहते हैं। अनडिजायरेबल इवेंट होता है, यानी आपके इच्छा के विरुद्ध होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होता है, वही एन एक्सीडेंट कहलाता है, यानी कि एक दुर्घटना कहलाता है। तो ये बात तीनों जो है सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉस्ट ड्यू टू एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के कारण, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है कॉस्ट है, लागत जो है, जो दुर्घटना के कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए में है कॉस्ट ड्यू टू डैमेज टू मशीन, टूल्स, मटेरियल एंड प्रॉपर्टी। जो आपका लागत जो होता है मशीन, टूल और मटेरियल और प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति, आपका मटेरियल, मशीन, आपका उपकरण, ये सब के डैमेज होने से जो लागत होता है, क्या वो एक्सीडेंट के अंदर में नहीं आता है? तो ये तो आता है। और ऑप्शन में क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा जो कॉस्ट है जो एक्सीडेंट के अंदर में नहीं आता है, एक्सीडेंट से संबंधित नहीं रखता है, उस मूल्य को बताइए। तो ये जो मूल्य होता है, जो कॉस्ट होता है, मशीन का नुकसान हो गया, टूल का नुकसान हो गया, आपका संपत्ति का नुकसान हो गया, ये सब आता है। ऑप्शन बी जो है कॉस्ट ऑफ लॉस्ट टाइम ऑफ द इंजर्ड पर्सन, जो घायल व्यक्ति होता है उसके समय का बर्बादी, उसका समय का नुकसान जो होता है, क्या उसका कीमत एक्सीडेंट के कारण नहीं होता है? तो ये होता है। जो भी एक्सीडेंट व्यक्ति होता है, इंजर्ड व्यक्ति, जो घायल व्यक्ति होता है, अगर उसका समय का बर्बादी होता है तो उसका भी कीमत होता है। ऑप्शन सी जो है कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन एंड मेडिकल एड, यानी जो मेडिकल एड लगता है घटना के कारण, जब दुर्घटना हो जाता है मेडिकल एड लगता है, दवा लगता है, इंजेक्शन लगता है, ये सब मेडिकल एड हो गया, तो वो सब लगता है। और आपका मुआवजा, यानी कि कंपनसेशन को मुआवजा कहते हैं, तो ये सारी का क्या कीमत नहीं होता है? तो इसका भी कीमत होता है, जो एन एक्सीडेंट, यानी कि एक दुर्घटना के कारण होता है। तो इसलिए आपका मेडिकल एड का भी और कंपनसेशन या मुआवजा जो होता है उसका भी कीमत होता है। डी जो है कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, यानी कि आपका कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पत्ति हो रहा है, तो उसमें वृद्धि जब हो रहा है, तो क्या इसका संबंध एक एक्सीडेंट से है? तो नहीं है। तो आपका जो प्रोडक्शन का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसमें कोई आपका कॉस्ट बढ़ रहा है, घट रहा है, उससे कोई मतलब है एक्सीडेंट का नहीं है।
तो इसलिए जो है एक एक्सीडेंट के कारण, जो दुर्घटना के कारण जो आपका लागत होता है किससे संबंध नहीं रखता है, तो आपका डी जो हो जाएगा कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द सेफ वे ऑफ वर्किंग इज, जो कार्य करने का जो सुरक्षित तरीका होता है कौन सा होता है? कार्य करने का जो है सुरक्षित तरीका होता है कौन सा होता है? ऑप्शन ए जो है एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग, कार्य करने का जो सही तरीका होता है और प्रभावी जो तरीका होता है वही सुरक्षित तरीका होता है कार्य करने का। तो हाँ, ये तो ऑप्शन लग रहा है कि सही हो जाएगा और सही भी है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। बी देख लेते हैं। बी कह रहा है कि एन एक्सीडेंट वे ऑफ वर्किंग, कार्य करने का जो है एक्सीडेंट वे वाला जो तरीका होता है जिसमें एक्सीडेंट हो जाए कार्य करने पर, क्या वो सुरक्षित तरीका होता है कार्य करने का? तो ये तो साफ उल्टा है, बिल्कुल उल्टा है कि एक्सीडेंट हो जाए वही सुरक्षित तरीका होता है कार्य करने का, नहीं। ऑप्शन सी जो है कि अ वे ऑफ हैंडलिंग द वर्क इन हरी, कोई भी कार्य करने को जल्दी जल्दी करना है, वो तरीका जो होता है क्या सेफ तरीका होता है, क्या सही तरीका होता है कार्य करने का, सुरक्षित तरीका होता है? तो नहीं, जल्दी जल्दी में आप काम कीजिएगा तो दुर्घटना हो जाएगा, जो कि सुरक्षित तरीका कार्य करने का नहीं है। ऑप्शन डी जो है अ वे ऑफ नॉर्मल वर्किंग, जिस तरह से सामान्य आप कार्य करते हैं, कोई भी सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान नहीं रखते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल वर्क जिस तरह से आप करते हैं, क्या वो सुरक्षित तरीका होता है कार्य करने का? तो ये तरीका नहीं होता है, नॉर्मल वर्क नहीं होता है। तो किस तरह से कार्य करना चाहिए? तो हमें प्रभावी तरीके से कार्य करना चाहिए और कार्य करने का जो सही तरीका होता है उसे फॉलो करना चाहिए। इसलिए आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है कि द बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इज बाई, जो दुर्घटना होता है, दुर्घटना को अवॉइड करने का, ख़त्म करने का और अनदेखा करने का कौन सा जो है बेस्ट तरीका है कि जिससे आपका दुर्घटना नहीं हो? इसमें से बेस्ट तरीका बता रहा है चारों में से कौन सा है? ऑप्शन ए जो है डूइंग वर्क इन एक्सीडेंट वे। अब लीजिए, एक्सीडेंट वे, जो एक्सीडेंट होने का जो तरीका है उस तरह से आप कार्य कीजिएगा तो क्या दुर्घटना से बचने का बढ़िया तरीका है? तो ये नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। बी जो है डूइंग वर्क इन वंस ओन वे, अपने ढंग से कार्य करने का जो तरीका होता है, क्या वही दुर्घटना से बचने का सबसे बढ़िया तरीका है? तो ये नहीं है। अपने ढंग से कार्य करने का मतलब है कि कोई रूल रेगुलेशन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, सेफ्टी रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहे हैं, जैसे मन कर रहा है वैसे कर रहे हैं, तो वो सही तरीका नहीं है, जिससे कि आपका दुर्घटना हो सकता है। ऑप्शन सी जो है कि एब्जॉर्बिंग सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू जॉब, मशीन एंड वर्क प्लेस, जिस स्थान पर आप कार्य कर रहे हैं, जो जॉब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जॉब आप बना रहे हैं या जिस मशीन पर आप बना रहे हैं, तो उस तीनों से रिलेट करके जो आपका सेफ्टी रूल होता है उसको आप फॉलो करते हैं तो आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सेफ्टी जो आपका एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना से बचने के लिए सभी सेफ्टी एंड इक्विपमेंट्स को ध्यान रखा जाता है। और ऑप्शन डी जो है कि यूजिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, क्या सेफ्टी इक्विपमेंट को आप केवल इस्तेमाल करके आप बच सकते हैं? जैसे कि आपको वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई टर्निंग हो रहा है कोई लेथ मशीन पर, आप वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर रहे हैं मेजरमेंट करने के लिए, तो क्या वर्नियर कैलिपर को बचा करके आप दुर्घटना से बच सकते हैं? नहीं। तो वही कह रहा है कि आपको सभी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए, मशीन सेफ्टी को भी ध्यान में रखना चाहिए, आप जो जॉब बना रहे हैं उस सेफ्टी से को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उससे भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि आरपीएम हमें लेथ मशीन पर चेंज करना है तो मशीन को ऑफ करके आरपीएम को चेंज करना चाहिए, ये मशीन सेफ्टी होता है। मशीन सेफ्टी और होता है जैसे कि आपको कूलेंट का इस्तेमाल करना है, टर्निंग करते समय लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और भी है कि पावर को ऑफ करके तब जा कर के आपको मशीन को छोड़ करके जाना चाहिए।
कहीं भी चलते हालात में आपको छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। कार्य करने के बाद मशीन को साफ़ कर देना चाहिए। टूटे हुए जो पार्ट्स हैं उसको चेंज कर देना चाहिए। तो ये सारे मशीन सेफ्टी में आते हैं। आपको सेफ्टी इक्विपमेंट्स, जैसे कि आप वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्नियर कैलिपर में ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल आप चलते हुए मशीन पर, जैसे कि कोई भी टर्निंग आप कर दिए और राउंड जॉब घूम रहा है तो उस कंडीशन में आपको वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये सारे सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, यानी कि आप इक्विपमेंट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसके सुरक्षा को ध्यान में रखा जाता है। आपका सेफ्टी इक्विपमेंट जो होता है सेल्फ का लिए भी होता है, जिसे हम पर्सनल सेफ्टी भी कहते हैं। तो उस कंडीशन में आपको लंबे लंबे हेयर्स नहीं रखना चाहिए। आपको सेफ्टी गोगल्स का प्रयोग करना चाहिए। आपको सेफ्टी शूज़ का प्रयोग करना चाहिए। एप्रन लगाना चाहिए। बहुत सारे हैं, तो आप थ्योरी में पढ़े होंगे। ठीक है। पाँचवा में क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा में है कि इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट द विक्टिम शुड इमीडिएटली बी। जो दुर्घटना होता है उस केस में जो विक्टिम होता है, यानी कि जिसके साथ घटना हुआ होता है उसे विक्टिम कहा जाता है। तो उस विक्टिम के साथ तुरंत में क्या करना चाहिए, इमीडिएटली क्या करना चाहिए। तो विक्टिम जो होती है, घायल व्यक्ति जो होता है, ठीक है, तो उस पीड़ित के साथ क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए जो है आस्क टू टेक रेस्ट, कहना चाहिए कि भाई आपको घायल लग गया है, आपको रेस्ट करो, आप रेस्ट करो, आपको चोट लग चुका है। तो ऐसे कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। फिर ऑप्शन बी में कह रहा है कि इंक्वायर अबाउट द एक्सीडेंट कैसे हो गया है उसके बारे में पूछताछ करना चाहिए, इंक्वायरी करना चाहिए उससे। तो ये सब तरीका गलत है। ऑप्शन सी जो है अटेंडेड टू इमीडिएटली, तुरंत उसमें भिड़ जाना चाहिए। जैसे एक्सीडेंट हुआ तो उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के लिए वेंटिलेटर मंगाना चाहिए। जहाँ एक्सीडेंट हो गया है उस एरिया को खाली कराना चाहिए ताकि उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके। वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना चाहिए। तो ये सारे तरीका को फॉलो करना चाहिए, यानी कि अटेंडेड टू इमीडिएटली, तुरंत उसमें भीड़ जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। जो डी है कह रहा है कि लेफ्ट टू हिमसेल्फ विदाउट ट्रीटमेंट, उसको ट्रीटमेंट नहीं कराएं और खुद वहाँ से चले जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, कहा गया है कि कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरे को सहायता करते हैं तभी आपको कोई हेल्प करने वाला मिल सकता है। अगर आप छोड़ के उसे भाग जाएंगे तो हो सकता है आपके साथ भी एक्सीडेंट हो जाए तो आपको भी सब लोग छोड़ के भाग जाएंगे। इसलिए ऐसा भी नहीं करना चाहिए। छठा नंबर क्वेश्चन है। छठा नंबर क्या कह रहा है कि एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीन्ड बाई। कोई भी गिरा हुआ है, फर्श पर तेल गिरा हुआ है, ऑयली फ्लोर है, तो उसको क्लीन करना चाहिए किसके द्वारा। तो कॉटन वेस्ट, आपका जो कॉटन वेस्ट होता है उसके द्वारा साफ़ करना चाहिए, रुई के द्वारा, या पुटिंग वाटर या पानी से धोना चाहिए, या पुटिंग साडस्ट यानी कि जो आपका बुरादा होता है, लकड़ी का बुरादा, जिस आरी जब चलाते हैं, साथ चलाते हैं तो आप देखते हैं कि छोटे छोटे बुरादे के रूप में लकड़ियाँ निकलती है। तो उस पुटिंग साडस्ट उसी को कहा जाता है कि उससे क्या साफ़ करना चाहिए, उसको रखना चाहिए। ऑप्शन डी है कि स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड और सैंड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और बालू का छिड़काव करना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ये बुरादा होता है, इस बुरादे का प्रयोग करने से वहाँ फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जिससे कि आप चलेंगे तो वहाँ से फिसलना कम हो जाएगा। और ये पुटिंग साडस्ट ये क्या करता है, जल्दी से सोख लेता है तेल को और अच्छे से वहाँ रफली सरफेस प्रदान करता है, जिससे आप चलेंगे तो फिसलेंगे नहीं, गिरेंगे नहीं। इसलिए पुटिंग साडस्ट यूज़ करना चाहिए। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि फायर इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ, जो आग होता है आपका किस किस का मिश्रण होता है, किस किस से मिश्रण से आपका आग बन जाता है। तो फ्यूल यानी कि ईंधन, लाइट और ऑक्सीजन, इस तीनों से बनता है। ऑप्शन बी है कि फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, यानी कि ईंधन और ऊष्मा देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, तो इससे बन जाता है। सी जो है फ्यूल, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। डी है फ्यूल, लाइट एंड नाइट्रोजन। तो ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा
फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन। आपका ईंधन और ऊष्मा लगता है जब, और ऑक्सीजन जब लगता है, तो तीनों मिल करके एक आग का निर्माण कर लेता है, तो जिसे हम दहन कहते हैं। इसलिए आपका बी सही हो जाएगा। डी जो है, इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग वन शुड प्रोटेक्ट हिज आई बाई यूजिंग। आर्क वेल्डिंग करते समय आपके आँख को बचाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? जब बी जो है, सन ग्लासेस का प्रयोग हम सन से प्रोटेक्ट करने के लिए, धूप से प्रोटेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। मास्क का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम से हमें सुरक्षित होना होता है, जैसे कि नाक से संबंधित, मुंह से संबंधित सुरक्षा प्रदान करना है, जहाँ पूरे डस्ट उड़ रहे हैं या स्मोक है यानी कि धुआं हो रहा है, तो वहाँ से बचने के लिए हम मास्क का प्रयोग करते हैं। डी जो है, क्लियर ग्लास का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जब हम ग्राइंडिंग करते हैं तो उस समय क्लियर ग्लास का प्रयोग करना चाहिए। तो सभी के बारे में पता चल गया आपको। यहाँ से डार्क ग्लास स्क्रीन से रिलेट करके एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आइए जानते हैं कौन सा क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे अलग अलग शेड नंबर का ग्लास होता है, जो डार्क ग्लास स्क्रीन होता है अलग अलग शेड नंबर में आता है। शेड नंबर जैसे कि होता है, आपको बताते हैं। शेड नंबर अलग अलग होता है, जैसे कि आपका 8 से 9, ठीक है, 10 से 11, 12 से 14, ठीक। अब ये शेड नंबर कहाँ इस्तेमाल होता है? ये ग्लास का शेड नंबर कहलाता है। जब आप दुकान पर जाएंगे तो बोलेंगे 8 से 9 वाला शेड नंबर का ग्लास हमें दे दीजिए। तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ करंट का मान यहाँ होगा, नीचे करंट का मान लिखते हैं। करंट का मान अप टू 100 एम्पियर होता है। जहाँ 100 एम्पियर तक इस्तेमाल होता है करंट, वहाँ 8 से 9 शेड नंबर वाले ग्लास का प्रयोग करते हैं। जहाँ करंट का मान 100 से 300 एम्पियर तक होता है, वहाँ 10 से 11 शेड नंबर वाले ग्लास का प्रयोग करते हैं। जहाँ ओवर 300 एम्पियर यानी एबव 300 एम्पियर या ओवर 300 एम्पियर होता है, 300 से अधिक एम्पियर का इस्तेमाल करना है वेल्डिंग करते समय, तो वहाँ 12 से 14 शेड नंबर वाले ग्लास का प्रयोग करेंगे। तो आपको याद रख लेना है। मिडिल वाला आप याद रख लेंगे तो आपको ऊपर और नीचे का भी याद हो जाएगा। 100 से 300 के लिए आप याद रख लीजिए 10 से 11, और बस कम के लिए कम और ज़्यादा के लिए ज़्यादा शेड नंबर। तो यानी कि जैसे जैसे आपका एम्पियर का मान बढ़ते जाता है, वैसे वैसे नंबर ऑफ शेड नंबर जो होता है, शेड नंबर ऑफ डार्क ग्लास, इसका बढ़ते जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एम्पियर बढ़ने पर नंबर ऑफ जो होता है शेड नंबर ग्लास का बढ़ता है या घटता है? तो शेड नंबर भी बढ़ते जाता है, कम के लिए कम, ज़्यादा के लिए ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि वाइल ग्राइंडिंग वन मस्ट यूज़। जब ग्राइंडिंग करते हैं तो उस समय सबसे मस्ट मतलब कौन सा होता है जिसे इस्तेमाल करना होता है? ऑप्शन ए जो है डार्क ग्लास स्क्रीन, ऑप्शन बी जो है मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, सी जो है सेफ्टी गॉगल्स, डी जो है सन ग्लासेस। तो सन ग्लासेस के सन से प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी गॉगल। तो सेफ्टी गॉगल आपका सही हो जाएगा ग्राइंडिंग करते समय, या क्लियर गॉगल या सेफ्टी गॉगल। मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। डार्क ग्लास स्क्रीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? वेल्डिंग करते समय, ठीक है। तो आपका सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर। ए हैमर विथ लूजली फिटेड हैंडल विथ। जो हैमर आपका होता है, अगर उसमें लूज तरीके से हैंडल फिट है, जो आपका हैंडल फिट है लूज है उसमें, तो क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए है फ्लाई अवे एंड कॉज एक्सीडेंट। दूर उड़ सकता है और घटना हो सकती है। तो हाँ, ये बात सही है कि जब आप हैंडल लूज फिट करेंगे हैमर में, तो हैंडल आपके हाथ में ही रह जाएगा जब उसका यूज़ करेंगे, और उसका जो है बॉडी जो है हैमर का मेन, वो उड़ करके कहीं जा सकता है और एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऑप्शन ए ऐसे ही सही आपका हो जाएगा। एब्जॉर्ब शॉक, क्या शॉक एब्जॉर्ब करेगा? तो नहीं। शॉक एब्जॉर्ब से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि हैमर में लकड़ी का यानी वुडन का हैंडल इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए, झटके को सहन करने के लिए, ठीक है। तो उस समय ये सही होता है। हैव इजी स्विंग, अच्छे से घूमने के लिए। अच्छे से घूमने के लिए थोड़ी ऐसा इस्तेमाल करते हैं कि गोल गोल हम घुमाने के लिए लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। या
लूजली फिटेड करते हैं ताकि गोल गोल घूमे, इसलिए नहीं। डी जो है कि कॉन्वे मोर लेवरेज, यानी अधिक लाभ उठाने के लिए आपको लूज फिट करना चाहिए हैमर को हैंडल के साथ, तो नहीं। तो इसलिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा कि यह उड़ सकता है और घायल कर सकता है लोगों को। 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ लॉन्ग अ रिस्क ब्रीथ नीड्स टू बी, जैसे कि कोई भी घायल व्यक्ति है उसको बचाव के लिए कितनी लंबी सांस होना चाहिए, उस सांस के बारे में बोल रहा है कि कितना लंबा सांस होना चाहिए, ब्रीथ होना चाहिए उसको रिस्क से बाहर निकालने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है डिलीवर ओवर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है डिलीवर ओवर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से ऊपर होना चाहिए जो सांस का टाइम है। ऑप्शन सी जो है लॉन्ग इनफ टू मेक द चेस्ट राइज, यानी कि चेस्ट को उठाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके उतना लंबा सांस होना चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा कि जब आप कोई भी व्यक्ति को होश खो देता है, उसको सीपीआर की ज़रूरत होती है, तो उस कंडीशन में आप सीपीआर यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन होता है इसका फुल फॉर्म, और सीपीआर देते समय आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए कि आपको लंबे पहले इस तरह से मुंह में सांस खींच लेना चाहिए, तब जा कर के उसके अगर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दिया जा रहा है तो उस समय उसके मुंह में अपने मुंह को डाल करके फूका जाता है, तो जो सीपीआर कहलाता है। तो 3-4 मेथड से भी वो भी होता है। तो जितना ज़्यादा लंबा हो सके उतना लंबा सांस को ले करके और उसके मुंह में फूकना चाहिए। ऑप्शन डी जो है स्मॉल पुफ ऑफ एयर, एक छोटा सा तुरंत ऐसे लिए और तुरंत फूक दिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट शुड नेवर बी प्लेस्ड ऑन ए बर्न, जले हुए कोई भी जगह है, नितंब स्थान है, तो उस जगह पे क्या कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है एलोए, बी है वाटर, सी है कोका बटर और डी है ड्राई स्टेराइल। तो हमेशा ध्यान दीजिए कि जले हुए जगह पे प्लेस ऑफ ए बर्न कोका बटर का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपके लिए अच्छा लगा होगा, और इसी तरह से हम आगे भी कोशिश करेंगे कि जितने भी चैप्टर है जल्दी जल्दी कवर कर दें आपके एग्ज़ाम से पहले, और सभी का आपको प्रैक्टिस करते रहना है। इस चैनल पे बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए, जय हिंद।